Hello everyone, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको यूनिट 3 विद्युत चुंबकत्व के चैप्टर संख्या 7 का विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव चैप्टर के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। विस्तृत चर्चा करने से पहले यूनिट 3 जो कि विद्युत चुंबकत्व है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व की अंग्रेजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है। इसके पहले मैंने 2 यूनिट आपको बताया। पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, दूसरा यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी था और तीसरा यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है, ये विद्युत चुंबकत्व है क्या? What is electromagnetism? कहता है कि विद्युत और चुंबक, विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच संबंध बतलाने वाला जो भौतिकी की शाखा होती है, वह विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जो विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को बतलाता है, वह विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। अर्थात ऐसी शाखा जो विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध बतलाता है, संबंध बतलाता है। क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकत्व कहलाएगा। अब विद्युत चुंबकत्व यूनिट का सबसे पहला चैप्टर जो आपके अंदर आता है, वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन इसे बतलाने से पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले आप थोड़ा विद्युत क्षेत्र की ओर चलें। विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चालक अपने आप पर विद्युत बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश अपने पर एक विद्युत बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, यहां से चूंकि बात हो रही है चुंबकीय क्षेत्र की, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जब किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब आप यूं समझें कि किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह अपने आप पर विद्युत चुंबकत्व के प्रभाव का बोध करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे सपोज कीजिए एक चुंबक में बनाया, ये इसके नॉर्थ पोल, ये इसके साउथ पोल। तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अगर कोई चुंबकीय सुई रख दिया जाए और चुंबकीय सुई पर जब बल आघूर्ण आरोपित होगी,
तो चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, तो वह क्षेत्र हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह दूसरे शब्दों में फिर से समझ सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई चुंबक अपने पर चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र तो आपने समझा। अब बात आती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है कि जब किसी धारावाही चालक से होकर धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और यह घटना चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और चूंकि यह घटना विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब इसके बारे में जानकारी किसने दी कि जब किसी चालक तार से आप धारा प्रवाहित करोगे, तो धारा प्रवाहित करने के कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। इसके बारे में डेनमार्क के एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री ऑस्ट्रेड ने अपने कई एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव की उत्पत्ति होती है। इन्होंने 1820 में इस प्रभाव के बारे में अध्ययन किया और प्रेक्षण के आधार पर इसे एक विस्तृत रूप से डिस्क्राइब किया। अब उन्होंने बताया क्या, कैसे ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने क्या किया कि एक लंबा तार लिया और एक परिपथ का रूप दे दिया। उस लंबा तार में उन्होंने एक सेल को अटैच किया, एक कुंजी लगाई और उस तार के समांतर एक चुंबकीय सुई रखा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति धारा के कारण होगी, इसकी जानकारी हमें चुंबकीय सुई ही दे सकता है। अब उसने क्या किया, उसने किया कि जब तार से होकर धारा प्रवाहित नहीं किया गया, तो देखा क्या कि चुंबकीय सुई अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में वर्तमान रही। इसका यह मतलब हुआ कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जब तार से होकर धारा प्रवाहित की गई, तो चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित हो गया और जैसे ही धारा की दिशा को बदल दी गई, तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी बदल गई। इसका यह मतलब हो रहा है कि धारा के प्रवाह के कारण ही चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है। अब उसने क्या किया कि जब धारा की प्रबलता को बढ़ाया और चुंबकीय सुई को तार के समीप लेके आए, तो देखे क्या कि चुंबकीय सुई के विक्षेप के परिमाण भी बढ़ गए। ये सारे प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया और उस कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि विद्युत धारा जब किसी धारावाही चालक से प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और यह प्रभाव विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो सबसे पहली बात जो मैंने बताई आपको, चुंबकीय क्षेत्र, तो आपने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसको देखा जाए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए, चूंकि यह एक एक्सपेरिमेंट है और इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझना है, तो इसको समझा जाए। एक पिक्चर के माध्यम में बताऊंगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी धारावाही चालक तार से होकर धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। यह प्रभाव विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब इसे बताया किसने? इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1820 ईस्वी में डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री ऑस्ट्रेड ने। अब इसी खोज को ऑरस्टेड्स का प्रयोग कहा गया, अर्थात ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं फिर बताता हूं। अब जो आपका टॉपिक है वह है ऑस्ट्रेड का प्रयोग। अब ऑस्ट्रेड का प्रयोग है क्या? देखिए, ऑस्ट्रेड ने एक धारावाही चालक तार AB लिया, जिसे एक बैटरी तथा कुंजी लेकर परिपथ पूरा किया। अब देखिए, तथा तार के समांतर एक चुंबकीय सुई व्यवस्थित किया। अब ये इसका वैल्यू है, ये मैं आपको पिक्चर के द्वारा समझा रहा हूं, इसको समझिए। अब देखिए, ये AB आपका एक तार है, धारावाही चालक तार। ये आपकी बैटरी है, ये आपकी कुंजी है, ये चुंबकीय सुई। अब इस पिक्चर में देखिए कि बैटरी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जब बैटरी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई एक सामान्य अवस्था में स्थित है। तो देखिए, पहला, जब AB तार से
धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है तो चुंबकीय सुई अपनी सामान्य अवस्था में बनी रहती है। सामान्य अवस्था में बनी रहती है अर्थात चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता। क्योंकि आपने पहले भी कहा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में होता क्या है कि चालक तार से होकर धारा प्रवाहित करनी होती है। चूंकि यहां चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसके कारण हमारी जो चुंबकीय सुई है इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब हम लोग दूसरी स्थिति को देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कि जब चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है देखिए चालक तार से हमने धारा प्रवाहित किया तो जैसे ही चालक तार से धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो हमारा चुंबकीय सुई सामान्य अवस्था में है वह विक्षेपित हो जाएगा और विक्षेपित होके इस प्रकार से ये देखिए सामान्य अवस्था से विक्षेपित हो गया। तो जब चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई अपनी एक स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। अब देखिए मैंने क्या बोला, पहली स्थिति में बताया कि धारा प्रवाहित नहीं की गई तो चुंबकीय सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दूसरा केस में मैं बताया कि जब बैटरी से होकर धारा प्रवाहित की गई, जैसे ही धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई जो सामान्य अवस्था में थी वह डिफ्लेक्ट हो गई, विक्षेपित हो गई। अब तीसरी स्थिति, जब चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाती है तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। अब क्या हुआ कि देखिए यहां से जैसे ही हमने धारा की दिशा बदल दी, जैसे धारा की दिशा बदल गई, ये देखिए मैंने क्या किया, धारा की दिशा को बदला। अब धारा की दिशा को जैसे बदला तो हमारा जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण था वो भी बदल गया। ये देखिए हमारे चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई, बदल गई, दिशा भी बदल जाती है। चौथा पोजीशन क्या है कि यदि धारा की प्रबलता बढ़ा दी जाए और चुंबकीय सुई को तार के समीप लाया जाए तो विक्षेप की प्रबलता बढ़ जाती। क्या पता चलता है इससे यही पता चलता है कि पहली स्थिति में आपने धारा प्रवाहित नहीं की
तो चुंबकीय सुई में कोई चेंज नहीं, चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। दूसरी में आपने क्या किया, ए से बी धारा का प्रवाह किया तो आपने देखा चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई है अपनी एक स्थिति से, और दूसरी स्थिति में आपने क्या किया कि धारा की दिशा को बदल दिया। जैसे धारा की दिशा बदल दिया तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल गई, और इसके पश्चात आपने धारा की प्रबलता को भी बदला, साथ ही साथ चुंबकीय सुई को उसके समीप लेके आया तो देखा विक्षेप की प्रबलता भी बढ़ गई। इससे ये पता चल रहा है कि धारा के प्रवाह होने के फलस्वरूप चुंबकीय सुई में परिवर्तन, चुंबकीय सुई में विक्षेप का होना चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के बारे में बताता है, और यही प्रभाव विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमारे पास कंक्लूजन आए वो क्या है। पहला कंक्लूजन हमारे पास आए हैं कि एक स्थिर विद्युत आवेश, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो कंक्लूजन उठ के आए हैं, एक पृथक्कृत गतिमान आवेश, वो क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा जो कंक्लूजन हमारे पास उठ के आए हैं वो आए हैं कि एक धारावाही चालक, एक धारावाही चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा हो गया ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट की मूलभूत जो अवधारणाएं हैं वह यह है कि जब किसी धारावाही चालक से होकर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब मैं इसके बाद जो आपको बता रहा हूं वो अगला टॉपिक है, वो है एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब एम्पियर के तैरने का नियम है क्या, तो आपने एक चीज तो देखा कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कैसे की जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए एम्पियर के तैरने का नियम हमें जानना पड़ेगा। अब एम्पियर के तैरने का नियम कैसे जाने, तो क्या किया जाता है, इमेजिन की जाती है, हम कल्पना करते हैं एक व्यक्ति के बारे में कि कोई व्यक्ति धारा के दिशा में इस प्रकार तैर रहा है कि उसका चेहरा चुंबकीय सुई की ओर, उसका चेहरा चुंबकीय सुई की ओर, और धारा की जो दिशा है उसके पैर से प्रवेश करके सिर से बाहर निकलती हो। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात व्यक्ति चुंबकीय सुई के समांतर तैरता हो, जब ऐसी स्थिति होगी तो इससे यह उत्पन्न, तो मैंने बताया आपको कि चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वह व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। तो अब देखिए ये है क्या, ये तो मैंने आपको बताया।
तो एम्पियर के तैरने के नियम को हम इस प्रकार से समझे। क्या समझना है? तो देखिए, अब एम्पियर का जो तैरने का नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। एम्पियर के तैरने के नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। और ये है क्या? तो हम लोग मानते हैं, माना कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरता है, धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा है, इस प्रकार तैर रहा है। माना कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा है कि उसका चेहरा चुंबकीय सुई की ओर, चुंबकीय सुई की ओर, और धारा की दिशा, और धारा की दिशा पैर से प्रवेश कर, पैर से प्रवेश कर सिर से बाहर निकलती हो, सिर से बाहर निकलती हो, निकलती हो। तो चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा, व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो। इसका यह मतलब है कि सपोज कीजिए कि ये एक चालक तार है और व्यक्ति जो है इसी चालक तार में धारा की दिशा की ओर स्विम कर रहा है, तैर रहा है, अर्थात व्यक्ति इस प्रकार से तैर रहा है धारा की दिशा से। और मान लीजिए कि ये उसका पैर है व्यक्ति का और ये उसका सिर है, और धारा की दिशा इस पैर से प्रवेश करके सिर से बाहर निकलती हो, अर्थात व्यक्ति का जो चेहरा है वह चुंबकीय सुई की ओर हो और व्यक्ति चुंबकीय सुई के समांतर तैरता हो। तो इस स्थिति में हमारा जो चुंबकीय सुई है और चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वह व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा, वो इस प्रकार से। ये देखिए, चूंकि व्यक्ति का बाएं हाथ इस साइड और दायां हाथ इस साइड, तो बायां हाथ इस साइड और दायां हाथ इस साइड, तो डिफ्लेक्शन जो चुंबकीय सुई का होगा वह उत्तरी, उस चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वह क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर डिफ्लेक्ट होगा। ये जो हमारा है ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा, और ये हमारा लेफ्ट हैंड को बतलाएगा और ये हमारा राइट हैंड को बतलाएगा तैरने के क्रम में। तो ये हमारा हो गया एम्पियर के तैरने का नियम। अब हम इस नियम को स्नो का नियम भी कहते हैं, स्नो का नियम भी कहते हैं। और ये स्नो का नियम क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। स्नो का नियम, अब देखिए स्नो किसको कहते हैं, इसको स्नो का नियम भी हम लोग कहते हैं। स्नो, SNOW। अब क्या है, SNO और W। S साउथ, नॉर्थ, ये ओवर और ये वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक तार में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और यह तार चुंबकीय सुई के ऊपर हो, यह तार चुंबकीय सुई के ऊपर हो, तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण वह पश्चिम दिशा की ओर होगा। चुंबकीय सुई का विक्षेपण पश्चिम दिशा की ओर होगा। ये देखिए धीरे धीरे ये इस प्रकार से होगा। तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण क्या होगा,
पश्चिम दिशा की होगा, इसीलिए इसको स्नो का नियम भी कहते हैं, इसलिए इसे स्नो का नियम कहा गया। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ एम्पियर के परिपथीय नियम तक ही चर्चा करेंगे। अगला वीडियो आपको अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेगा। धन्यवाद।